जो बात तुम चुनोगे वही नैतिक होगी। तो कांट में जैसे 4 सूत्र थे, वैसे रॉल्स में न्यूनतम क्षति के हिसाब से चेतना 2 नियमों का चुनाव करेगी और वही 2 नियम नैतिक कहलाएंगे। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। पहले नैतिकता की परिभाषा तुमने पढ़ी थी, उसमें परिभाषा थी कि नैतिकता दुविधा हल करती है, तो हमको सीखना था कि नैतिकता दुविधा कैसे हल करती है। उसी के लिए हमने नैतिकता के सार की पढ़ाई शुरू की है और नैतिकता के सार में हम सीख रहे हैं कि दुविधा आने पर कैसे हल किया जाता है। कोई बात नहीं? अच्छा रवि जी, कोई बात नहीं, ये क्या बात हुई? किसी ने कहा कि ये तो परिणाम सापेक्षतावाद हो गया। परिणाम सापेक्षतावाद में हम वही करते हैं जिसमें हमारा हित हो, मेरा हित हो, फायदा हो कोई। यहां ये नियम जो बन जाएंगे निष्पक्ष, चाहे तुम्हारा फायदा हो चाहे नुकसान, तुमको उन्हीं नियमों का आगे पालन करना पड़ेगा। नियम बनाते समय तुमको पता नहीं है कि उस नियम के बनने के बाद किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। अगर तुम्हारा नुकसान भी होगा इस नियम के बनने के बाद, तुमको उसका पालन करना पड़ेगा। परिणाम सापेक्षतावाद में ऐसा नहीं होगा। परिणाम सापेक्षतावाद में अगर कोई चीज खराब परिणाम लाएगी तो उसका पालन नहीं करूंगा, लेकिन यहां नियम बनने के बाद तुम उसका उल्लंघन नहीं कर पाओगे। अरे भाई मैंने नहीं पूछा कोई बात नहीं, मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। उसका जवाब होता है समझ में आ गया। उसका जवाब ये नहीं होता कोई बात नहीं। चलिए तो आइए, अज्ञानता के आवरण के पीछे से चेतना मूल स्थिति में इन 2 निष्पक्ष नियमों का चयन करेगी। अतः यही दोनों नियम न्यायपूर्ण होंगे और इन्हीं के अनुसार किया गया कार्य नैतिक होगा। इन्हीं के अनुसार किया गया कार्य नैतिक होगा। अब ढूंढ रहे दोनों नियम। दो शब्द समझ लो अंग्रेजी में। अज्ञानता के आवरण को कहते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस, और मूल स्थिति को कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। मूल स्थिति है ओरिजिनल पोजीशन। ये अंग्रेजी के शब्द भी याद रखना, नहीं तो पता चले कि तुम कहीं व्हील ऑफ इग्नोरेंस लिखा हो या अज्ञानता की जगह लिखा हो कुछ और शब्द, कोई और आवरण की जगह पर्दा लिखा हो, तुम कंफ्यूज हो जाओ। देख लेना व्हील ऑफ इग्नोरेंस है तो उसका मतलब है अज्ञानता का पर्दा। ओरिजिनल पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां हमको हमारे लाभों के बारे में नहीं पता है अभी कि हमको जो पहचान दी जाएगी उससे लाभ होगा या हानि। हम बिना लाभ हानि को समझे वो नियम ढूंढ रहे हैं जो न्यायपूर्ण हो, जो सबके लिए एक समान रूप से काम करे। ठीक है, तो 2 नियम कौन कौन से? रॉल्स का पहला नियम है, पहले नियम में रॉल्स कहता है कि दुनिया में किसी भी आधार पर किसी के गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकार, इनके संदर्भ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिकारों का, गरिमा का, प्रतिष्ठा का, स्वतंत्रता का, इनको बुनियादी वस्तु कहता है रॉल्स। बुनियादी चीजें, जैसे आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, वैसे रॉल्स के लिए स्वतंत्रता, अधिकार, गरिमा, प्रतिष्ठा, ये रोटी कपड़ा मकान की तरह बुनियादी चीजें हैं। कहता है अज्ञानता के पर्दे के पीछे से जब तुम चेतना को कहोगे अधिकार कैसे बांटें, स्त्रियों को ज्यादा दे दें, पुरुषों को कम, पुरुषों को ज्यादा दे दें, स्त्रियों को कम, अल्पसंख्यकों को ज्यादा दे दें, बहुसंख्यकों को कम, बहुसंख्यकों को ज्यादा दे दें, अल्पसंख्यकों को कम, वंचित वर्गों को ज्यादा दे दें, उच्च वर्गों को कम, उच्च वर्गों को ज्यादा दे दें, वंचित वर्गों को कम, तो रॉल्स कहेगा अज्ञानता के पीछे बैठी चेतना क्या जवाब देगी? न किसी को कम दो न किसी को ज्यादा, न किसी को कम दो न किसी को ज्यादा। इसमें रॉल्स कह रहा है जो तुम्हारे आर्टिकल 15(1) और 16(1) में लिखा है, लिंग, जाति, जन्म स्थान, उद्भव, धर्म, किसी आधार पर 2 मनुष्यों के अधिकारों, गरिमा, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, स्वतंत्रता में, आजादी में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो रॉल्स को जब हम लगाएंगे तो उसका मतलब रॉल्स तमाम उन बातों को जहां आप किसी एक वर्ग को ज्यादा अधिकार देते हैं उसको अनैतिक घोषित कर देगा। इसलिए बहुत सारे सामाजिक न्याय के वाले लोग रॉल्स का विरोध करते हैं, क्योंकि रॉल्स का कहना है कि अज्ञानता के पीछे चेतना कभी इस बात का चयन न करती कि एक वर्ग का अधिकार ज्यादा कर दो एक वर्ग का कम।
वो लोकतंत्र में हो सकता है कि आपको वोट बैंक पता चल गया कि इनका वोट बैंक ज्यादा है तो आप एक वर्ग का अधिकार बढ़ाने लग जाए क्योंकि उससे आपको वोट लेना है। लेकिन अज्ञानता के पीछे वाली चेतना ऐसा चुनाव न करती क्योंकि उसको पता नहीं होता कि किस वर्ग में जाएगी। इसको किसी वर्ग का अधिकार बढ़ाती है अगर तो उसको डर होता कि एक वर्ग का अधिकार बढ़ा देंगे दूसरे का कम कर देंगे तो हमको कमी वाले में कहीं ना रख दिया जाए, इससे तुम्हारी महत्तम क्षति हो जाएगी। इसलिए रॉल्स कहता है कि पहला नियम क्या है, इसको कहता है समता का नियम, समानता का नियम। इसमें कहता है चेतना क्या करेगी, क्या बताएगी, बुनियादी वस्तुओं का सभी में समान वितरण होना चाहिए। और बुनियादी वस्तुएं क्या है, जैसे आपको कहा स्वतंत्रता है, हमारी गरिमा है, प्रतिष्ठा है। तो रॉल्स के अनुसार छूत किसी के साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे एक वर्ग की प्रतिष्ठा खत्म होती है, गरिमा खत्म होती है। किसी को नहीं कर सकते, सफाई का काम तुम ही करोगे, उससे हमारी स्वतंत्रता खत्म होती है। पुरोहिताई का काम यही वर्ग करेगा। कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जिससे मेरे चुनने की आजादी खत्म हो। इससे बुर्का हिजाब भी नैतिक हो जाएगा। क्यों? बुर्का पहनने वाली स्त्री सेना में जा सकती है? नहीं। बुर्का पहनने वाली स्त्री आईपीएस बन सकती है? नहीं। तो स्वतंत्रता क्या कम हो गई? बुर्का पहनाया आपने किसी स्त्री को तो उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई? कम हो गई। कोई ऐसा परिधान जिस परिधान को पहनने से जो बुनियादी वस्तु, स्वतंत्रता बुनियादी वस्तु है, अवसर बुनियादी वस्तु है, वो मेरा अगर कम होगा तो नैतिक नहीं होगा। हिंदू प्रतीक भी जितने होंगे जिनसे हमारी आजादी कम होती होगी वो भी नैतिक नहीं होंगे। तो रॉल्स कहता है कि कोई मनुष्य उसका अवसर कम ज्यादा आप नहीं कर सकते, उसकी आजादी कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी गरिमा प्रतिष्ठा कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो सबरीमाला मंदिर में मान लो हम कहते हैं कि स्त्रियां नहीं जा सकती, रॉल्स कहेगा नैतिक है। अब रॉल्स के सामने ये बुर्का और सबरीमाला मंदिर का उदाहरण नहीं था, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि रॉल्स से आप कोई दुविधा आ जाए, इधर एक बार कहते कि हमारा सांस्कृतिक अधिकार है, हमारी सांस्कृतिक चीज है, और दूसरा उधर उससे स्त्रियों के अधिकार कम हो रहे हो, तो रॉल्स कहेगा स्त्रियों के अधिकार कम करने वाली कोई भी बात अनैतिक होगी, चाहे कितनी बड़ी संस्कृति क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, क्योंकि किसी पहचान का अधिकार कम नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्रता, गरिमा, प्रतिष्ठा और किसका अधिकारों का समान वितरण होना चाहिए। इसके संदर्भ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो रॉल्स के हिसाब से अगर कहीं भी आप भेदभाव कर रहे हैं अधिकारों में किसी भी आधार पर तो अनैतिक है। फिर चाहे उसके लिए आप धर्म का सहारा ले रहे हो कि हमारे रामचरितमानस में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान, गीता, रामचरितमानस, कोई आपका अधिकार कम नहीं कर सकता। धर्म वहीं तक हम मानेंगे जहां तक किसी पहचान का अधिकार कम न करे। ठीक है। दूसरा नियम, तो पहला नियम, इसका मतलब रॉल्स का समानता का नियम, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का नियम है, ये भेदभाव नहीं करने का नियम है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, जैसे कांट में क्या था, सूत्र थे ना सार्वभौमिकता का, मतलब उसको साध्य मानने का, वैसे रॉल्स में ये नियम है जिनसे आपको देखना पड़ेगा कि उस नियम के अनुसार कोई चीज संगत है या नहीं। दो तरीका है, या तो आप क्या करिएगा जो मैंने कल बताया था कि सारी पहचान लिखिएगा और सारे विकल्प लिखिएगा, देखिएगा किस विकल्प को सारी पहचानों से चुनने पर हानि न्यूनतम हो रही, वही विकल्प टिक कर दीजिएगा, स्टडी सॉल्व हो जाएगी। या फिर इन दोनों नियमों से देखिएगा कि कौन सी बात संगत है। दूसरा नियम, दूसरा नियम है भेद का नियम। इसमें भेद होगा, पहले में अभेद था, कोई भेद नहीं कर सकते, इस वाले में भेदभाव होगा। क्या भेदभाव होगा? स्वीटी कुमारी क्लास में टाइम से आया करो, पूरी राम कहानी खत्म हो गई, 20 मिनट रिवीजन करवाया, बताया केस स्टडी कैसे हल करेंगे। अब तुम्हारी क्लास में तुम चाहती हो कि जब तुम क्लास में आओ तो तुम चाहे जब मन हो जो सवाल पूछ दो, टीचर उसका जवाब देना शुरू कर दे। 9:30 बजे से क्लास का टाइम था, 20 मिनट मैंने रॉल्स में कैसे केस स्टडी हल करोगे यही समझाया, कांट से कैसे हल करोगे, किस लिए इसको पढ़ना यही समझाया, और तुम 10 बजे आके आधे घंटे बाद ये सवाल पूछोगी। तो 10 बजे के बाद जो लोग आया करें सवाल वाला पूछा करें, चुपचाप बैठा करें, अगली क्लास में सवाल पूछा करें। आप ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे जा सकते थे क्या क्लास में कि 10:30 बजे मन हुआ 10:30 चले आए, 11 बजे मन हुआ 11 बजे चले आए, और आए ही नहीं, आते सवाल पूछ दिए। 9:30 बजे क्लास शुरू होती ऑफलाइन की, और आप 10:30 बजे आते तो आप इतने शर्मिंदा होते कि बैठ जाए क्लास में, ही बहुत है, ऐसा नहीं घुसते सवाल पूछ देंगे। आप ये मत मानिए ना कि आप सैकड़ों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, ट्यूशन नहीं है। ट्यूशन में आपका व्यक्तिगत टीचर होता है, कोच होता है आपका, जो आपके घर आके आपको पढ़ाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप टीचर को अपना व्यक्तिगत कोच मत बना दीजिए। ठीक है, चलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि आप समय से आए, इसी बात को मैंने बताया आधे घंटे में, और वही सवाल आपने पूछ दिया आके, समझाया कि हमने एथिक्स में अब तक की पढ़ाई क्यों की, इससे हम कैसे विचार करेंगे, 120 नंबर का सवाल हल करने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। अब आइए दूसरा नियम। दूसरा नियम मैंने कहा था अनुशासन बहुत जरूरी है, कहा था कि अगर तुम जो कुछ सीखे हो बचपन में, इसलिए सीखे हो कि बचपन में तुम स्कूल में होमवर्क करते थे, टीचर के साथ डिसिप्लिन अनुशासन में रहते थे, बड़े होने पर तुम वो होमवर्क डिसिप्लिन अनुशासन छोड़ते जाते हो, इसलिए कुछ नहीं सीख पाते हो। यूपीएससी में सफल होने के लिए डिसिप्लिन
बहुत जरूरी, निरंतरता बहुत जरूरी है। दूसरा नियम में रॉल्स कहता है कि अगर चेतना को मूल स्थिति में रखा जाए, अगर चेतना को मूल स्थिति में रखा जाए और उससे यह सवाल पूछा जाए कि उससे सवाल पूछा जाए कि भाई ये बताओ, राज्य बनने के बाद अगर कुछ लोग बहुत गरीब हो गए, काम धंधा किया, उनके काम धंधे की डिमांड ही नहीं है, मान लो आप बन गए साहित्यकार किसी राज्य में, राज्य बनने के बाद पता चला कि आप तो साहित्य बढ़िया करते हैं, लेकिन पता चला आपको कुछ दिन बाद उस राज्य में कोई साहित्य पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, किसी की साहित्य में रुचि ही नहीं है। मैंने कमेंट ऑफ कर दिया है, देख नहीं रहा हूं, इसलिए कोई भी कमेंट करोगे उसका मेरे पास तक कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ देर बाद कमेंट ऑन करूंगा। मैं साहित्य लिख रहा हूं, बढ़िया कविताएं लिख रहा हूं, कहानी लिख रहा हूं, उपन्यास लिख रहा हूं, कोई पढ़ने वाला ही नहीं, जिस राज्य में मुझे रख दिया गया वहां किसी की साहित्य में रुचि नहीं, इसका साहित्य की डिमांड नहीं मार्केट में, तो मेरी शानदार से शानदार किताबें, चाहे मैं प्रेमचंद हूं, चाहे जयशंकर प्रसाद बन जाऊं, मैं भूखों मर जाऊंगा, कोई खरीद लेगा? अरे भाई कमेंट बंद रहने दो, क्यों ऑन कर रहे हो? तो मैं भूखों मर जाऊंगा। तो रॉल्स कहेगा ऐसे कोई दूसरा काम भी आप सोच सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़े पेंटर हो गए और उस राज्य में एक ऐसा धर्म बन गया जिसमें पेंटिंग को कहा जा रहा है कि वो धर्म विरुद्ध है। आप बहुत बड़े म्यूजिशियन बन सकते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उस राज्य में उसके धर्म में संस्कृति में कह दिया गया म्यूजिक गलत है, तो क्या करोगे? गाना तो गा सकते हो लेकिन गाना गाने नहीं दे रहे, पेंटिंग बनाने नहीं दे रहे, कार्टून बनाने नहीं दे रहे, साहित्य रचने नहीं दे रहे, तो तुम तो भूखों मर जाओगे। तो राज्य में जो संपत्ति उत्पन्न होगी उसको कैसे बंटवाएं? अगर हम ये नियम चुनेंगे कि जो जो काम करेगा, साहित्यकार साहित्य लिख के जो काम करेगा, पेंटर जो पेंटिंग करके काम करेगा, म्यूजिशियन जो म्यूजिक करके काम करेगा, उससे बाजार में अपना प्रोडक्ट रखें, उनको जो पैसा मिले सब उनका है, संपत्ति के वितरण का ये नियम बना दें, तो चेतना क्या सोचेगी कि मैं म्यूजिक गाऊंगा, पैसा ही नहीं मिल रहा है तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। इसलिए ये वाला नियम चुनने पर तो बड़ी हानि हो सकती है। दूसरा मामला आया कि ऐसा करते क्या कि राज्य आप कोई भी काम करेंगे आपका सारा पैसा ले लेगा, अब पैसा लेके सब में बराबर बांट देगा, म्यूजिक वाले को भी दे देगा भले उसकी बाजार में मांग हो या ना हो, साहित्यकार को भी दे देगा भले बाजार में मांग हो या ना हो, और उनको भी दे देगा जिनके काम की मांग है। आप डॉक्टर बन के मान लीजिए, आप सुबह से शाम तक मरीज देखें, आपने सुबह से शाम तक मरीज देख के 10,000 15,000 रुपया कमाया, शाम में राज्य आपका सारा पैसा ले लेगा, 200 रुपया आपको 500 रुपया दे देगा, बाकी समय बांट देगा। आप मजदूर बन गए, आपने दिहाड़ी मजदूरी करके 1,000 रुपया कमाया, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की, 1,000 रुपया कमाया, शाम में राज्य आपका 1,000 लेके आपको 500 दे देगा, आपका बचा हुआ 500 उस साहित्यकार को, म्यूजिशियन को बांट देगा जिनका पैसा नहीं आया। आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? रॉल्स कहेगा चेतना इसको भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि चेतना क्या सोचेगी कि भाई वो म्यूजिक उनका नहीं बिक रहा है, उनको लोग नहीं खरीद रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इससे मेरे दिहाड़ी मजदूरी करके जो 1,000 रुपया मैंने कमाया है 8 घंटे मेहनत करके, उसको क्यों बांट दोगे छीन के? ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब रॉल्स कहता है चेतना इस विकल्प को भी चुनना नहीं चाहेगी कि जो जो कमाए सब पूरा रख ले, भले दूसरे कुछ लोग भूखों मर रहे हों, और चेतना इस विकल्प को भी चुनना नहीं चाहेगी कि व्यक्ति जो कमाए उसको सारा राज्य ले ले और उसको केवल उतना दे दे जितनी उसकी जरूरत है, बाकी सब में बांट दे, क्योंकि इससे तो चेतना को लगेगा कि मैं कितना भी क्षमतावान व्यक्ति बन गया उस राज्य में, कड़ी मेहनत करूंगा क्षमता से अपने प्रयोग करके, क्षमता का प्रयोग करके, अब फिर भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना एक आदमी दिन भर बैठा खाली है उसको जितना मिल रहा है। एक आदमी कविता लिख रहा सुबह शाम तक, उसको भी राज्य ने शाम में डॉक्टर से, मजदूर से, दिहाड़ी मजदूर से पैसा छीन के दे दिया, कविता लिखने में पैसा मिल रहा है, और दूसरा आदमी सुबह शाम तक मरीज देख रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई में 10 साल लगा दिया, 8 साल लगा दिया एमबीबीएस एमडी करने में, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना शरीर गला रहा है, उसके बावजूद उसको भी उतना मिल रहा है। रॉल्स कहेगा चेतना इसको नहीं स्वीकार करेगी, तो क्या स्वीकार करेगी चेतना? रॉल्स कहेगा चेतना तीसरा विकल्प स्वीकार करेगी। क्या स्वीकार करेगी? ये देखो राज्य में सबको काम करना होगा, जब सब काम करेंगे, अगर उसमें कुछ लोग काम करने के बाद भी अपनी आजीविका के लिए बुनियादी चीजें नहीं जुटा पाते हैं, बुनियादी चीजें नहीं जुटा पाते हैं, तो राज्य उस हीनतम दशा में, उसको लीस्ट एडवांटेज कहते हैं, हीनतम दशा में मौजूद जो लोग होंगे उनको राज्य क्या करेगा? उनको राज्य जिनके पास महत्तम होगा, सरप्लस होगा, उनसे उतना पैसा ले लेगा जितने से इस हीनतम दशा में मौजूद वर्गों को उबारा जा सके। मान लीजिए हीनतम दशा हो गया 100 रुपया, 100 रुपया एक आदमी को रोज मिले तो हीनतम दशा से ऊपर चला जाएगा, तो हम डॉक्टर के 15,000 में से जो कमाया उसने 15,000 नहीं लेंगे, उतना लेंगे जिससे जो हीनतम दशा में मौजूद लोग हैं उनको 100 रुपया दिया जा सके। अगर 2,000 लेने से काम चल गया तो उसके 15,000 में से 2,000 लेंगे, 100 रुपया हीनतम दशा वालों को बांटेंगे, बाकी 13,000 डॉक्टर अपने पास रख लेगा। रॉल्स कहेगा इसी नियम को चेतना स्वीकार करेगी। चेतना मानेगी कि केक संसाधन कैसे बंटना चाहिए। जब रॉल्स आया उसमें दुनिया में 2 बड़ी दुविधाएं थी, एक अल्पसंख्यकों को अधिकार ज्यादा दे कि बहुसंख्यकों को लैंगिक आधार पर अधिकार कैसे बांटें, इसलिए रॉल्स ने पहले नियम से अधिकार बांटने की दुविधा को खत्म किया। और दूसरा जिस समय रॉल्स अपना दर्शन देने आया उस समय समाजवाद और बाजारवाद के बीच टकराव चल रहा था, उसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। रूस कहता था सारी संपत्ति पर समाज का, राज्य का कब्जा होगा, वो लोगों को बांटेगा। अमेरिका कहता था बाजार बनाया जाएगा, पूंजीवाद खड़ा किया जाएगा, सब मेहनत करेंगे, जिसकी जो क्षमता होगी उसको वो पैसा मिलेगा। रॉल्स ने दोनों नियमों को गलत बताया। पूंजीवाद में एक वर्ग को पैसा मिल जाएगा भले दूसरा वर्ग मर जाए भूखो, समाजवाद में
राज सबका पैसा छीन के या सब संपत्ति रख के लोगों को बांट बांटेगा, भले कोई ज्यादा क्षमतावान हो भले कम क्षमतावान हो। रॉल्स मानता दोनों बातें ठीक नहीं। रॉल्स कहता है कि बीच का रास्ता ठीक है। तो दूसरी दुविधा को संपत्ति कैसे बटे, संसाधन कैसे बटे, इसको भी अज्ञानता के पर्दे के पीछे से रॉल्स सुलझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा, संसाधन ऐसे बांटा जाएगा कि जो हीनतम दशा में मौजूद लोग हैं उनका महत्तम लाभ पहले कर दिया जाए, उसके बाद जिसका जिसका जो संसाधन है वो अपने रख ले। तो रॉल्स ने एक तरीके से समाजवाद और पूंजीवाद को मिला दिया। पूंजीवाद कहता है कि जो तुमने बनाया सब तुम्हारा, समाजवाद कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं, सब राज्य के पास। रॉल्स ने कहा राज्य सब नहीं छीन सकता, इससे समाजवाद गलत है, क्योंकि सबका सब छीन लोगे तो मैं दिहाड़ी मजदूरी करूं, डॉक्टरी करूं दिन भर, तो मेरा सारा पैसा छीन लेंगे, तो मैं कैसे करूंगा कि डॉक्टर मरीज क्यों देखूंगा फिर दिन भर, तो मेरा पैसा तुम छीन लेते हो तो मरीज मैं देखूंगा क्यों, दिहाड़ी मजदूरी क्यों करूंगा जब तुम मुझे 200 रुपए दोगे केवल शाम में। इसलिए रॉल्स कहेगा ठीक नहीं है। और दूसरे वाले मॉडल में कहेगा कि पूंजीपति सारा पैसा रख लें, कुछ भी ना लिया जाए राज्य के द्वारा, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी क्षमताओं का उस राज्य में मांग नहीं है, उनके पास जो स्किल है उसकी बाजार में डिमांड नहीं है। अगर फिक्स यूपीएससी से हट जाए मेरी डिमांड खत्म, जीएस यूपीएससी से हट जाए जीएस पढ़ाने वाले सारे टीचर्स की डिमांड खत्म, भले कितने ज्ञानी क्यों हो, सब भूख मरने लगेंगे। तो रॉल्स कह रहा है कि भाई लोगों के पास क्षमताएं हैं लेकिन बाजार में उसकी मांग नहीं, तो क्या करोगे। इसलिए पूंजीवाद से जो अपना सामान बेच रहा है जिसकी बाजार में मांग है वही अमीर होता जाए, ठीक नहीं है। हम उसको उसकी क्षमता के हिसाब से चीजें देंगे, लेकिन तभी जब पहले हीनतम दशा में अगर कुछ लोग चले गए हैं तो उनको पहले क्या करें, उबार दें। तो इस तरीके से रॉल्स का नियम नंबर 2 बना। इसमें क्या भेद है, भेद हीनतम दशा वाले लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे, उनके संसाधन इतने करेंगे कि हीनतम दशा से बाहर आ जाए, उसके बाद संसाधन बाकी लोगों को मिलेंगे। तो रॉल्स इस तरीके से क्या चाहता है, पद, संसाधन इत्यादि का इस प्रकार वितरण होना चाहिए जिससे हीनतम दशा में विद्यमान व्यक्ति को, व्यक्ति या समूह को महत्तम लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये रॉल्स का नियम नंबर 2 है, इसमें भेद कर रहा है। पहले वाले में सबको समान अधिकार बटेगा, फायदा नुकसान कुछ नहीं, किसी तरीके का नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरे वाले में हम वर्ग के आधार पर भेद करेंगे। हीनतम दशा वालों को पहले तरजीह देंगे, तभी उसके बाद हम संपत्ति या संसाधन दूसरे लोगों के पास उसी आधार पर जाने देंगे जिससे हीनतम दशा में मौजूद कोई ना रह जाए। ये जो 2 नियम हैं, इन 2 नियमों को रॉल्स कहता है न्याय का नियम। तो कभी संपत्ति बंटना होगा, उसका बंटवारा करना होगा, तो रॉल्स कहेगा नियम नंबर 2 लगाओ। स्वतंत्रता का कोई मामला होगा, अधिकार का कोई मामला होगा, आजादी का कोई मामला होगा, रॉल्स कहेगा नियम नंबर 1 लगाओ। इन दोनों नियमों को लगा के देख लो क्या बात संगत है क्या असंगत है, इसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि किसी की स्टडी में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। अगर उसकी स्टडी में मामला स्वतंत्रता का होगा, गरिमा का होगा, प्रतिष्ठा का होगा, अधिकार का होगा, तो नियम नंबर 1 लगेगा। अगर मामला संसाधनों के वितरण का होगा तो नियम नंबर 2 लगेगा। इस तरीके से रॉल्स के आइडिया से आप क्या उचित है इसकी इन 2 नियमों से पहचान कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कांट में आप सार्वभौमिकता के नियम से और मनुष्य को साध्य मानने के नियम से, सूत्र से क्या नैतिक है क्या नैतिक, इसकी पहचान कर रहे थे। तो 2 तरीके से रॉल्स में केस स्टडी होगी। रॉल्स के आधार पर दुविधा समाधान या केस स्टडी हल करने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, एक तरफ लिखो पहचान, एक तरफ लिखो विकल्प, जैसा कल बताया था। ए बी सी पहचान है, इधर विकल्प 1 2 3 है। क्या पता कर लो, जिस विकल्प को चुनने पर सभी पहचानों ए बी सी को न्यूनतम क्षति हो, वही विकल्प निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और नैतिक होगा। दूसरा तरीका, तो कोई केस स्टडी आएगी तो एक तरफ पहचान लिखोगे, एक तरफ विकल्प लिखोगे, देखोगे कि जितनी पहचान है स्त्री की, पुरुष की, हिंदू की, मुसलमान की, जो पहचान उसकी स्टडी में दी गई हो, उन सारी पहचानों को किस विकल्प को चुनने पर सबसे कम हानि होगी, सारी पहचानों जिससे कम हानि हो, इसका वही विकल्प नैतिक है। और दूसरा तरीका, किसी दुविधा को रॉल्स के न्याय के 2 नियमों से हल किया जा सकता है। कैसे, अगर वो दुविधा स्वतंत्रता की है तो नियम नंबर 1 लगेगा, अधिकार संसाधनों के बंटवारे की है तो नियम नंबर 2 लगेगा। इससे हम किसी दुविधा की दशा में रॉल्स अप्लाई करके इस तरीके से रॉल्स की नैतिकता से क्या पता कर सकते हैं, कौन से विकल्प को चुनना उचित होगा, कौन से विकल्प को चुनना उचित होगा। आप परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, आप नियम अप्लाई करेंगे, भले उससे नियम को अप्लाई करने पर उस समय आपके परिणाम खराब आए,
फिर भी आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानता के पर्दे के पीछे से चेतना यही कहती कि इसी विकल्प को चुनो। तो परिणाम सापेक्षतावाद में जब हम जाएंगे तो परिणाम खराब आएगा, हम नहीं चुनेंगे, लेकिन इसमें नियम बन जाने के बाद परिणाम खराब भी आए, आपके लिए परिणाम खराब आए, तो भी आपको नियम का पालन करना होगा। तो परिणाम सापेक्षतावाद परिणाम निरपेक्षतावाद में अंतर होगा। परिणाम निरपेक्षतावाद में भी कई बार अच्छे परिणाम के लिए काम करने जा रहे होंगे, हमने सोचा होगा नियम उसी तरीके से, लेकिन अगर उसमें किसी समय तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो भी तुमको नियम का पालन करना पड़ेगा। परिणाम सापेक्षतावाद में ऐसा नहीं होगा। परिणाम सापेक्षतावाद में अगर तुमने परिणाम के आधार पर कुछ सोचा है, परिणाम खराब आएगा तो तुम नियम ही तोड़ दोगे, दूसरा नियम बनाओगे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें नियम बन जाने पर सार्वभौमिक नियम होंगे। यूपीएससी में सवाल पूछा गया, कुछ लोग मानते हैं मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, निश्चित होते हैं, कुछ मानते हैं परिवर्तनशील होते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या मत है? ये क्वेश्चन जब लिखोगे तो बताओगे कुछ लोग जो मानते हैं मूल्य सार्वभौमिक होते हैं वो कौन लोग हैं? कांत, रॉल्स, गांधी, जो सार्वभौमिक नैतिकता को, नियम वाली नैतिकता को मानते हैं, उनके अनुसार नियम बदलेंगे नहीं, चाहे किसी के परिणाम अच्छा है चाहे खराब, नियम निष्पक्ष आधार पर बनाया गया वो बदलेंगे नहीं। जैसे तुम्हारे संविधान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान का एक मूल ढांचा है वो बदलेगा नहीं, बाकी संविधान बदल सकते हो, मूल ढांचा नहीं बदलेगा। तो एक वर्ग है दार्शनिकों का जो कहता है नैतिकता के मूल नियम कभी नहीं बदलेंगे, दूसरा वर्ग जो वो है जो कहता नहीं नैतिकता देश काल परिस्थितियों में बदलती रहेगी। तो वही सवाल जो पूछा गया एथिक्स में, सवाल जिसका मैंने जिक्र किया, परिणाम सापेक्षतावादी नजरिए से कहोगे कि मूल्य बदलते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार, और परिणाम निरपेक्षतावादी नजरिए से कहोगे मूल्य नहीं बदलते। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बता के फिर उस क्वेश्चन में बताओगे तुम किसका चयन करोगे। तो सवाल पूछा गया था कि सवाल को कॉमन सेंस से नहीं लिख सकते थे, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं या अस्थायी सार्वभौमिक। सवाल अगर पूछा गया तो आप जानना चाहते हैं कि तुम दो तरह की नैतिकताओं को जानते हो कि नहीं। ऐसे एक सवाल पूछा गया, कुछ लोग मानते हैं साध ज्यादा महत्व के, कुछ लोग मानते हैं साधन ज्यादा महत्व के। परिणाम निरपेक्षतावादी लोग साधन ज्यादा महत्व के, नियम का पालन करेंगे, परिणाम क्या आता है इससे हमारा लेना नहीं, चाहे गांधी हो चाहे रॉल्स हो चाहे कांत हो, नियम का पालन करेंगे। न्याय के दो नियम बनेंगे, इनका पालन करना पड़ेगा। कांत में 4 सूत्र है नैतिकता के, उनका पालन करना पड़ेगा। गांधी में जो नियम बनेगा गांधी का उसका पालन करना पड़ेगा। इनके लिए साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है और परिणाम सापेक्षतावादियों के लिए साध ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी 10-10 नंबर के ऐसे सवाल पूछ रखे हैं इससे जो उसके सामान्य समझ से जुड़े हुए हैं। थ्योरी में भी सवाल इससे आएगा, केस स्टडी में तो आता ही आता है। केस स्टडी में तो इसके बिना कोई सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, या तो तुमको रॉल्स लगाना पड़ेगा, या कांत लगाना पड़ेगा, या उपयोगितावाद लगाना पड़ेगा, या सुखवाद लगाना पड़ेगा, या तो परिणाम निरपेक्षतावाद या परिणाम सापेक्षतावाद लगाना पड़ेगा। तो ये जो बात है ये हमने रॉल्स की दूसरे दार्शनिक को इस तरह से कवर किया। अब मान लीजिए मैं एक आध कोई दुविधा लेके आपको दिखा देता हूं कि रॉल्स कैसे अप्लाई होगा। सपोज करो भारत में मैंने कल कहा था नदी जल बंटवारे का विवाद है, नदी जल बंटवारे का विवाद है, कावेरी, कई विवाद हैं हालांकि, लेकिन मान लो मैं ये हमारा राज्य तो सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन इथिक्स में हम रॉल्स अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। जो दुविधाएं राज्य सॉल्व नहीं कर पाता उसको हम इथिक्स में सॉल्व कर लेंगे। राज्य बुर्का हिजाब की दुविधा भी सॉल्व नहीं कर पाता है, राज्य सबरीमाला मंदिर के विवाद में भी सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, कुछ मामलों में कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, लेकिन दार्शनिक नैतिक विचारक उसको सॉल्व कर देंगे। मतलब एक राज्य के लोगों की अगर नैतिक समझ बढ़ा दी जाए तो हिंदू मुसलमान जब दोनों, तमिल कन्नड़ दोनों नैतिक समझ अपनी बढ़ा लेंगे तो वो सब लगभग एक ही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मुसलमान पता कर लेंगे उनके समाज में कुरीतियां क्या है, उनका धर्म नहीं है वो। हिंदू पता कर लेंगे हमारे समाज में क्या कुरीतियां, हमारा धर्म नहीं है ये। तो सब धर्मों में कुरीतियां खत्म होने लगेंगी, क्योंकि जनता नैतिक समझ विकसित करने के बाद उन कुरीतियों का समर्थन नहीं करेगी। समझ लेंगे भले हमारी किताब में लिखा है, लेकिन नैतिक नहीं है। इससे सांप्रदायिक झगड़े, इससे दो समुदायों के बीच जो मतभेद बहुत बढ़ जाता है उसको सुलझाया जा सकता है। तो अगर इथिक्स की समझ शुरुआती समय से नागरिकों में विकसित की जाए, सभी नागरिकों में आए, तो उनमें न्याय, निष्पक्षता ये बढ़ सकती है। तो जो तमाम किस्म के झगड़े होते हैं जहां हम समझ नहीं पा रहे क्या सही क्या गलत है, हमको लगा हमारा धर्म ही सही है, दूसरे लोग हमारा ही धर्म सही है, वो अपने धर्म की कुरीति पहचानने के लिए तैयार नहीं, अपने धर्म की कुरीति पहचानने के लिए तैयार नहीं, सब उसी रूढ़ में जकड़े हुए हैं। परिणाम समाज में बहुत झगड़े हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों अपने पानी बंटवारे को लेकर ट्रिब्यूनल में भाग रहे हैं, कोर्ट में भाग रहे हैं। अरे वहां के नागरिक अगर इस बात को समझ लेते पानी कैसे बंटना चाहिए तो ट्रिब्यूनल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती, आपस में मामला सुलझ जाता। अभी तो ऐसा है कि कोई सरकार कर्नाटक में बनी, अगर वो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को ज्यादा दे दे तो सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। आप अक्सर सुनते होंगे दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी का विवाद, पंजाब हरियाणा के बीच पानी का विवाद, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच पानी का विवाद, और ये चला रहा है काफी लंबे समय से। बांग्लादेश भारत के बीच पानी का विवाद, पाकिस्तान भारत के बीच, चीन भारत के बीच। ऐसे विवादों को हम सुलझा नहीं पा रहे, क्योंकि नहीं सुलझा पाते इसलिए क्योंकि जनता सेंटीमेंट से फैसला करती है। मैं कन्नड़ बनता हूं तो सोचता हूं सारा पानी मुझे मिल जाए, तमिल बनता हूं सोचता हूं सारा पानी तमिलनाडु को मिल जाए, कन्नड़ आदमी सोचता सारा पानी कर्नाटक को मिल जाए। दोनों अपने अपने लाभ के लिहाज से सोच रहे हैं, वो क्या उचित है इसके लिहाज से नहीं सोच रहे हैं। उचित अनुचित के हिसाब से कर्नाटक का कन्नड़ आदमी और तमिलनाडु का तमिल आदमी नहीं सोच रहा है, उसको तो बस पानी ज्यादा चाहिए, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, इसलिए समस्या हल नहीं हो रही। और कई बार उसको लगता है, कन्नड़ आदमी क्या कहता है, कन्नड़ आदमी कह देगा कि देखो नदी हमारे राज्य से पहले बह जा रही है, हमारे राज्य से गुजरी, इसलिए पानी पर हक हमारा है, हमको जितना पानी यूज करना होगा यूज कर लेंगे, जो बचेगा तमिलनाडु वाले यूज करें। तमिलनाडु वाले कहेंगे हमारे राज्य में खेत ज्यादा है, इसलिए पानी हमको ज्यादा चाहिए, हमारे किसानों को ज्यादा पानी चाहिए, पानी पर हमारा हक ज्यादा होना चाहिए। अब कौन इसमें से सही बात कर रहा है? कल कोई राज्य छोटा सा मान लो 100 लोग रहते हो, नदी उससे बह के जा रही हो, और दूसरे राज्य में 2000 लोग रहते हो, 100 लोगों वाला राज्य ऊपर हो, 2000 वाला राज्य नीचे हो। कर्नाटक का अगर तर्क मान ले कि नदी जिस राज्य से बह के जाए वही ज्यादा पानी ले लेगा, तो 100 लोग पानी सारा ले लेंगे, 2000 लोग प्यासे मर जाएंगे। ये भी ठीक नहीं लगता। अगर आप कहेंगे कि नीचे वाले राज्य को ज्यादा पानी दे दो,
तो हमारे राज्य से नदी पहले बह जा रही है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, भले हमारी आबादी, भले हमारी 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 जरूरतें ज्यादा हो। तो इसका समाधान क्या है? अभी हम राज्य के आधार पर पानी के बंटवारे की बात करते हैं। रॉल्स में रॉल्स क्या कहेगा? एक तरफ क्या लिखो? एक तरफ लिखो पहचान, इसमें पहचान में ए बी की जगह क्या हो जाएगी? कन्नड़ तमिल, दो पहचान हो गई। एक तरफ लिखो विकल्प, क्या होगा विकल्प में? मान लो विकल्प बना दिया कन्नड़ लोगों को पानी ज्यादा मिले, दूसरा तमिल लोगों को पानी ज्यादा मिले, तीसरा अप स्ट्रीम राज्य के लोगों को ज्यादा मिले, चौथा डाउन स्ट्रीम राज्य के लोगों को ज्यादा मिले, पांचवा दोनों राज्यों में हर व्यक्ति का पेयजल के हिसाब से कोटा फिक्स कर दिया जाए तथा प्रति हेक्टेयर खेत के लिए भी कोटा बन जाए। क्या देखोगे? क्या नियम था? कैसे दुविधा होती है? जिसमें न्यूनतम क्षति होगी वही वाला चुनेंगे। पहले वाले विकल्प में क्या पाओगे? कन्नड़ को ज्यादा मिलेगा पानी तो तमिल लोगों को महत्तम क्षति होगी। एक को महत्तम फायदा, दूसरे को महत्तम क्षति, नहीं चुन सकते हो। किसी एक पहचान को भी महत्तम क्षति होगी नहीं चुन सकते, पहला गलत। इसी आधार पर दूसरा गलत, क्योंकि तमिल लोगों को ज्यादा फायदा होगा, कन्नड़ को नहीं, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि चेतना अज्ञानता के आवरण के पीछे होती, उसको पता नहीं होता, उसको तमिलनाडु में रखा जाएगा, कर्नाटक में। क्या कहा था? मूल स्थिति में होते हमसे कहा जाता नियम बनाओ, अज्ञानता के आवरण के पीछे नियम बनाने के बाद आपको तमिलनाडु भेज सकते हैं, आपको कर्नाटक भेज सकते हैं। तब आप कैसे सोचते कि मैंने कर्नाटक के पक्ष में नियम बनवा दिया, मुझे तमिलनाडु भेज दिया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने नियम तमिलों के पक्ष में बनाया और मुझे कर्नाटक भेज दिया, नुकसान हो जाएगा। तो आप न कर्नाटक के पक्ष में नियम बनाते हैं, न तमिलनाडु के पक्ष में। ऊपर के दो नियम तो ऐसे मान लो आपको दिया जाता कि राज्य से जिस राज्य से नदी बह के जाए उसको ज्यादा पानी मिलेगा, आप सोचते हैं नियम बना दूंगा और मुझे बाद में नीचे वाले राज्य में रख दिया गया, वहां तक पानी पहुंच नहीं रहा है, नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। डाउन स्ट्रीम राज्य को ज्यादा मिले, आप सोचते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए बनवा दिया नियम और मुझे अप स्ट्रीम राज्य में रख दिया गया, ऊपर वाले प्रवाह के क्षेत्र में रख दिया गया, मुझे बहुत नुकसान होगा। इसका ये चारों बातें नहीं चुन सकते हम। क्या चुनेंगे आप जिसमें न्यूनतम क्षति हो? कौन सा विकल्प होगा? ऐसा करो, दोनों राज्य का पहले जनसंख्या देख लो, मान लो 12 करोड़ लोग दोनों राज्यों में, 6 करोड़ कर्नाटक में, 6 करोड़ तमिलनाडु, मान लो एक तरह से। तो क्या करेंगे हम? पहले देखेंगे एक आदमी को 20 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए 40 लीटर चाहिए, तो हम 12 करोड़ लोगों में 40 का गुना कर देंगे और हम कहेंगे भाई देखो, ये जो 480 करोड़ लीटर पानी चाहिए हमको, इसमें 240 करोड़ लीटर कावेरी नदी से मिल जाएगा कर्नाटक को, 240 करोड़ मिल जाएगा तमिलनाडु को। 40-40 लीटर हर आदमी को देंगे हम, वो चाहे कन्नड़ हो चाहे तमिल हो, क्योंकि नहाने धोने पीने की जरूरत सबकी बराबर है। अब किस राज्य से नदी बह के जाएगी, किसमें जाएगी, इसका हमसे कोई लेना नहीं। तो दूसरा क्या करेंगे? दोनों राज्यों में खेत देखेंगे। मान लो कर्नाटक के पास 1000 एकड़ खेत हो, तमिलनाडु के पास 2000 एकड़ खेत हो, तो हम कोटा फिक्स कर देंगे कि नदी में जो पानी की उपलब्ध मात्रा है उसके हिसाब से 1 एकड़ के लिए 10,000 लीटर पानी देंगे। तो 10,000 के हिसाब से 2000 एकड़ के लिए तमिलनाडु को पानी मिल जाएगा, 1000 एकड़ से के हिसाब से कर्नाटक को पानी मिल जाएगा। अज्ञानता के पीछे रह के चितना ही सोचती कि 10,000 सबको दिलवा दो। क्या मुझे कन्नड़ में रख दिया, चाहे कर्नाटक में रख दिया, चाहे तमिलनाडु में 10,000 लीटर मिलेगा, न्यूनतम क्षति, महत्तम लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूनतम क्षति। अब कहा जाएगा वही खेती करो जो 10,000 लीटर में हो जाए। तो तमिलनाडु वाले ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खेती ऐसी करें जिसमें पानी जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो, अब आप कहते हैं हमको पानी ज्यादा दो, नहीं, अब आपको इसी तरीके अपने कोटे के भीतर अपनी खेती चुननी पड़ेगी। ऐसे इंडस्ट्री के लिए हमने दोनों राज्यों में कुछ पानी का कोटा बना दिया और इस तरह से कावेरी नदी का पानी क्या करेंगे, बांट देंगे। तो क्या पाएंगे आप कि इस तरह का कोई विकल्प होगा, तो वह विकल्प क्या होगा? नैतिक होगा। आदमी को इकाई मानो, ये कन्नड़ और तमिल मान के मामला मत सुलझाओ, खेत को इकाई मानो और इससे समस्या के समाधान करने की कोशिश करो। अज्ञानता के आवरण के पीछे से चेतना इसी तरह के विकल्प का चुनाव करेगी। ठीक है, समझ आई? तो जब भी कोई आपके सामने की स्टडी आएगी तो आप रॉल्स अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। ऐसे रिफ्यूजी क्राइसिस में रॉल्स अप्लाई होगा, ऐसे पर्यावरण और विकास में रॉल्स अप्लाई होगा। उनको प्रैक्टिस करिएगा तो आप धीरे धीरे इस तरीके से रॉल्स को अप्लाई करके पता कर लेंगे कि हमको किसी मामले में किस चीज का चुनाव करना चाहिए। तो इथिक्स से आप दुविधा हल करने की अपनी क्षमता क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको हल करने पर आप उसके जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं। यहां हमने जैसे एक हमने पूछा था आपसे कि आपके स्टडी में 2 दोस्त हैं और बी ने को बहुत बार माफ किया, ये नकल कर रहा है, 3 विकल्प दिए थे, क्या करेंगे? बताया था तीनों विकल्प में, पूछा था क्या करेंगे, कुछ लोगों ने सही बताया था करवा देंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए क्यों करवा देंगे? तो इथिक्स में केवल आंसर निकालना जरूरी नहीं है, आंसर का जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। जब आप कोई दुविधा हल करेंगे बताना पड़ेगा कि आपने दुविधा कैसे हल किया। रॉल्स आपको मॉडल दे रहा है, मॉडल से हमने हल किया, कांत एक मॉडल दे रहा है, मॉडल से हमने हल किया। ठीक है, अब चलिए आपने रॉल्स समझ लिया। तो रॉल्स की जब नैतिकता आई थी तो इसने अपने समय में उपयोगितावाद की एक नैतिकता थी, परिणाम सापेक्षतावादी, उसकी समस्याओं को हल किया था। तो उपयोगितावाद पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि रॉल्स ने उपयोगितावाद की समस्याओं को कैसे हल किया था।
ये नैतिकता जो आती है एक तरह से कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कोल्ड वॉर में रूस कह रहा था यही बात नैतिक है, पूंजीपतियों संपत्ति छीन लो, सर्वहारा की तानाशाही बनाओ, समाजवाद ले आओ जहां एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करेगा, जिन लोगों ने अब तक शोषण किया उनके ऊपर दूसरा वर्ग शासन करेगा। रॉल्स के नियम नंबर 1 से अनैतिक होगा ये। इस पर भले रूस की बात उस समय जो गरीब मजदूर कमजोर लोग थे उनको अच्छी लगती, रॉल्स कह रहा अनैतिक है। ठीक वैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप कह रहे थे कि सारी संपत्ति जो बनाएगा वही रख लेगा। रॉल्स ने दिखा दिया पूंजीवाद और बाजारवाद की ये बात भी अनैतिक है। तो रॉल्स ने रूस में भी कमी दिखाई, अमेरिका में भी कमी दिखाई, और एक समय दोनों राज्य अपने मॉडल को लेकर दावा कर रहे थे उन्हीं का मॉडल सही है। इसे दोनों के बीच मिडिल ग्राउंड ढूंढा उसने। रूस को कहा कि अधिकार किसी भी दशा में छीना नहीं जा सकता व्यक्ति का। अमेरिका को कहा, यूरोप को कहा कि पूंजीवाद से संपत्ति एक ही वर्ग रखता नहीं चला जाएगा, तभी एक वर्ग रख सके जब कोई हिंतम दशा में पहुंच रहा, असमानता पैदा ना हो रही हो। असमानता पैदा होगी संपत्ति बांटनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप ये स्टडी हल करिएगा। तो रॉल्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया। रॉल्स की थोड़ी बहुत आलोचना बताने का मन तो है, लेकिन फिर लगता है कि आप क्या ही बताया जाए आपको। आप तो पूरे टाइम चैट में उलझे रहते हैं, तो कई बार कुछ बेहतर पढ़ाना भी उसका जो मोटिवेशन होता है, लगता है सिलेबस खत्म करें, टाइम से आते नहीं हो, अभी भी आ गए, कुछ भी पूछने लग गए। चलिए मैं चैट ऑन कर रहा हूं आपका, इस पर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। क्लास में कुछ लोग पुराना लेक्चर मेरा देख के आ गए हैं, तो वो ज्ञानी बनते रहते हैं, वो क्लास के पूरे माहौल को खराब करते हैं। 2 4 5 लोग हैं, अब वो पहचान लें कौन से लोग हैं, मैं पहचान चुका हूं, उनको ब्लॉक करवाने का विकल्प है। आप किसी और आप सुपीरियर तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो मत करिए। 4 5 लोग ऐसे हैं। और दूसरा, वो लोग जो चैट करते रहते हैं, लेट आते हैं, फिर वो क्लास में जब भी आते हैं तब से सोचते हैं क्लास शुरू हो गई, वो भी मत करिए। और एक समय दोनों राज्य अपने मॉडल को पहुंच रहा। रॉल्स की थोड़ी बहुत आलोचना बताने का तो कई बार कुछ गए। चलिए मैं चैट ऑन कर रहा हूं आपका, इस पर क्लास के पूरे माहौल को खराब करते हैं। विकल्प है, आप किसी चीज को अगर देख कर आ गए तो चुप रहिए, क्योंकि वो आपका ज्ञान नहीं है, वो मेरा क्लास देख के आपने जुटा लिया है ज्ञान, और आप सुपीरियर तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो मत करिए। 4 5 लोग ऐसे हैं। और दूसरा, वो लोग जो चैट करते रहते हैं, लेट आते हैं, फिर वो क्लास में जब भी आते हैं तब से सोचते हैं क्लास शुरू हो गई, वो भी मत करिए। चलिए कॉन्सेप्ट के लिए नोट्स ये अच्छे रहेंगे अलीमा, क्योंकि जब तुम किताब पढ़ोगी तो जो मैंने समझाया है पाओगी किताबों में कितने मुश्किल तरीके से लिखा गया है। वो बात बिना इसको समझे, वो केक कटवाए बटवाए बिना, इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिए बिना वो आपको बात समझ में किताब से नहीं आती। इसलिए ये समझने के लिए बेहतर है। वर्तमान में न्याय और फ्यूचर में हानि नहीं, वो तो नियम जो बन जाएंगे उसी के अनुसार काम करोगे ना। अगर न्याय की बात कर रहे हो, फ्यूचर में रॉल्स का यही नियम चलता रहेगा, सब समय के लिए नियम है। स्वतंत्रता नहीं खत्म कर पाओगे किसी की, हीनतम दशा में कोई जाएगा संसाधन बर्बाद दोगे। बताया तुम्हारा विकास गुप्ता, तुम्हारे सवाल का जवाब बताया मैंने तुमको। बताया कि जो नियम वाले दार्शनिक हैं वो फ्यूचर में हानि अभी लाभ ये सब नहीं सोचते, वो ये ढूंढते हैं कौन सा नियम हर समय काम करेगा। ये तो बताया कि सार्वभौमिक नियम ढूंढते हैं लोग। रॉल्स का फर्स्ट रूल मिनिमम लॉस का नियम नहीं है। मिनिमम लॉस मैंने किस स्टडी हल करने का एक सार निकाला है रॉल्स से। वो पहले नियम में भी काम करा, दूसरे नियम में भी काम करा। पहला नियम आजादी और अधिकारों के बंटवारे का है, इसको रॉल्स बुनियादी वस्तु कहता है। दूसरा नियम संसाधनों के बंटवारे का है। रॉल्स मानता है 2 तरह की दुविधा दुनिया में बहुत बड़ी है। एक, अधिकार किसको कितना दें, संसाधन कैसे बांटे। जैसे इस वाले केस में नदी वाले में पानी को संसाधन मान लो, पानी एक संसाधन है, कैसे बांटा जाए, इसको नियम नंबर 2 से हल करेंगे। अगर हीनतम होता कोई यहाँ तो उसके पक्ष में सॉल्व करते, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सबको बांटेंगे। वो केस स्टडी हल करने का एक तरीका है कि रॉल्स जब ये दिखा रहा है कि चेतना के सामने आप कोई चीज रखेंगे और चेतना को निष्पक्ष बना देंगे तो न्यूनतम क्षति वाली चीज को चुनेंगे। सार का कोई और मतलब होता है सर। सार कहां से आ गया अचानक यहां, मुझे पता नहीं भाई। ठीक, तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है आपका। जितने क्वेश्चन मैंने देखे अभी देख लिए वो सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके हैं, जैसे कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। रिजर्वेशन संसाधन है या बेसिक, रॉल्स के हिसाब से अगर आप उसमें अवसर का भेद पैदा करेंगे, किसी का अधिकार ज्यादा करेंगे, किसी का कम करेंगे, तो नैतिक नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरियों को भी संसाधन की तरह ट्रीट करें तो नैतिक है। नौकरियों में रिजर्वेशन रॉल्स के हिसाब से ठीक है, क्योंकि संसाधन एक तरह का। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे इसको,
तो रॉल्स को नैतिक नहीं मानेगा, क्योंकि उसको बुनियादी वस्तु मान लेगा, सबको आजादी मिलनी चाहिए। नौकरियों के क्षेत्र में जरूर वो उसका समर्थन करेगा। तुम अपने दोस्त को पकड़वा दोगे, तुम्हारी ज्यादा हानि क्यों हुई? तुम अज्ञानता के पर्दे के पीछे जाकर सोचो कि कोई नकल करेगा एक परीक्षा में, तो किसमें न्यूनतम हानि है? नकल करने का कल्चर बनता रहे, उससे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी समानता नष्ट होती रहेगी। कौन सा नियम लगेगा? पहला नियम। स्वतंत्रता के नियम से क्या है? सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। तो क्या सबको नकल करने का अधिकार मिल रहा है? सबको नकल करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारे दोस्त को क्यों मिले? तुम्हारा दोस्त महत्तम हानि नहीं, महत्तम फायदा उठा रहा है और दूसरे बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचा रहा है। वो एग्जाम में नकल पाके जब अंक ले आएगा, दूसरे लोगों को हानि पहुंचा देगा। वो नकल करके एक तरह की आजादी का इस्तेमाल कर रहा है जो आजादी दूसरों के पास नहीं है। चलिए ठीक है, अब तीसरे दार्शनिक पर हम चलते हैं, देसी दार्शनिक अपना। यह है गांधी। पहला पढ़ा हमने कांत, दूसरा पढ़ा हमने रॉल्स, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं गांधी। गांधी में भी दो भाग होंगे। एक में गांधी नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करते हैं, गांधी के तरीके को अपना के तुम केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे, एक भाग ये होगा। और दूसरा भाग गांधी में होगा जिसमें हम गांधी के नैतिक दर्शन यूनिट 5 की पढ़ाई करेंगे। ध्यान रखना, नैतिकता का सार पढ़ने में ज्यादा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कांत रॉल्स में सिर्फ पहचानने तक सीमित नहीं बल्कि उनके दर्शन को भी टोटलिटी में समझ रहे हैं। गांधी में भी हो रहा है, तो एक तरह से हम यूनिट 5 के 3 दार्शनिक भी खत्म कर ले रहे हैं। तो पहला यूनिट तो पढ़ी रहो, पांचवा भी खत्म हो रहा है। पांचवा में लिखा है भारत और पश्चिम के नैतिक विचारकों का योगदान क्या है। तो गांधी में दो भाग बनाएंगे। पहले भाग में देखेंगे गांधी उचित या नैतिक की पहचान कैसे करते हैं, पहले भाग में। और यहां गांधी का सिद्धांत सीखेंगे हम। जैसे रॉल्स न्याय से करता है, कांत 4 मैक्सिम से करता है, वैसे गांधी करते हैं स्वराज से। तो स्वराज का नियम सीखेंगे, यह पहला भाग होगा। इसका 2 जगह प्रयोग करेंगे, एक केस स्टडी एवं दुविधा हल करने में प्रयोग, और दूसरा गांधी के कथनों की। गांधी में बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं यूपीएससी में, स्टेटमेंट देते गांधी का, कहते इसकी व्याख्या करो, और वो स्टेटमेंट बहुत सारे स्वराज से आते हैं। ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो गांधी का होगा, इसमें हम गांधी की अन्य नियम सिद्धांत पढ़ेंगे जिनका सीधा संबंध नैतिक दुविधा को हल करने से नहीं है। इनमें हम देखेंगे इनका संबंध गांधी के नैतिक दर्शन से, और दूसरे भाग से ज्यादा जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा यूनिट 5। पहले वाले से जहां इसको हल करोगे ये भाग हो जाएगा नैतिकता का सार, यूनिट 1, और ये वाला भी होगा यूनिट 5। जहां स्टेटमेंट हल करोगे स्वराज से, यूनिट 5 होगा। तो गांधी को भी हम यूनिट 1 और यूनिट 5 दो के लिहाज से पढ़ रहे हैं। एक तो गांधी के आइडिया को अप्लाई करके कैसे दुविधा हल करें, कैसे पता करें क्या नैतिक है। दूसरे भाग में यूनिट 5 में जब जाओगे तो गांधी के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे सिद्धांत है ट्रस्टीशिप, जैसे सिद्धांत है साध्य साधन संबंध, जैसे है सत्याग्रह, जैसे है सर्वोदय, ये देखेंगे। इसी में अगर वक्त बचा तो हम गांधी अंबेडकर बहस को भी समझेंगे। ये दूसरा भाई भाग है, 1 मिनट रुकना। नहीं, कांत से भी स्टेटमेंट आएगा, रॉल्स से भी आ सकता है, लेकिन कम आता है। कांत से अब तक एक ही स्टेटमेंट पूछा गया है, रॉल्स से कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं पूछा गया है। गांधी से 5-6 स्टेटमेंट अब तक आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसमें बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं
उसका भी जिक्र कर दिया कि उसको भी तुमको हल करना पड़ेगा, इसलिए ये बात तुमको जाननी है। ठीक है, अब आइए पहले भाग से पढ़ाई शुरू करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं कि हम यूनिट 1 और यूनिट 5 दोनों को कुछ संदर्भों में खत्म कर रहे हैं साथ साथ, इसलिए आपको दोनों के हिसाब से पढ़ना है। तो जब ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, पहला यूनिट पूरा खत्म जब होगा, तो असल में आप यूनिट 1 और यूनिट 5 दोनों करीब करीब पढ़ चुके होंगे। यूनिट 5 का भी 30-40%, 50% से ज्यादा पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 6-7 थिंकर में पढ़ाता हूं। जेएस मिल, गांधी, रॉल्स, कांट, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ये 6-7 थिंकर पढ़ाता हूं। थिंकर तो बहुत सारे 50 सब पढ़ाए नहीं जा सकते। 6-7 थिंकर पढ़ाने का मतलब होता है उसी तरीके से आपको बाकी खुद से पढ़ने चाहिए, क्योंकि थिंकर थिंकर अगर पढ़ाए जाए, अब रॉल्स पढ़ाने मान लिया 2 क्लास लगाई मैंने, कांट पढ़ने में 3-3.5 क्लास लगा दी। अब इस तरीके से अगर हम 15 थिंकर भी पढ़ना चाहें 50 क्लास इसमें लग जाएगी। मिल पढ़ने में 2 क्लास लगेगी, सुकरात पढ़ने में 1 क्लास लग जाएगी। तो इसलिए सारे थिंकर नहीं पढ़ाएंगे, 7-8 थिंकर या 6-7 थिंकर जो महत्वपूर्ण लगते हैं मुझे, उनको पढ़ा देता हूं। उन 6-7 में से 4 के आसपास आपको नैतिकता के सार के साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो बाकी 2-3 फिर यूनिट 5 में और अलग से बता दूंगा आपको। ये मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो यूनिट 1 यूनिट 5 को इसलिए कुछ भाग को उसको जोड़ लेते हैं आपस में। चलिए अब आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। पहला भाग है गांधी में। आगे क्या लिखा है गांधी में, पीछे क्या लिखा है, जब लिखता हूं तो बोलता हूं, उसको सुनते क्यों नहीं हो? कलीमा उसको सुनती क्यों नहीं हो? एक भी लाइन जो लिखता हूं बोलता हूं उसको। लिखा ट्रस्टी से तो बोला, साध्य साधन संबंध लिखा तो बोला, सत्याग्रह लिखा तो बोला। सुन लोगे तो दिखने लगेगा। अब मेरी राइटिंग के भरोसे तुम इतने दिन बाद भी होगी तो बड़ी ताज्जुब की बात है। तुमको अब तक समझ जाना चाहिए था कि राइटिंग नहीं पहचान पाओगी। मैंने पहले चेतावनी दी थी तुमको कि मेरी राइटिंग पहचानना मुसीबत का काम है। अच्छा, पल्लवी जी कह रहे हैं जो प्रीवियस में आए हो पढ़ा देना आप। कौन लोग प्रीवियस में आए हो पल्लवी, किसकी बात कर रही हो? अगर तुम थिंकर की बात कर रही हो तो थिंकर तो बहुत सारे आ चुके, तिरुक्कुरल भी आ चुके। तिरुक्कुरल थिंकर नहीं फिर भी आ चुका है, बहुत सारे से लोग आ गए। दलाई लामा भी आ गए। दलाई लामा को थिंकर थोड़े। तो यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा बहुत उसमें ये जब समझ आप बना लेंगे तो उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। आपको पढ़ा पाना मैंने कहा मुश्किल काम है। स्लाइड शो नहीं हो रही है। कौन सी स्लाइड शो नहीं हो रही हरमीत कुमार? कौन सी स्लाइड में शो नहीं हो रही बताओ? पीसीएस में चैप्टर चेंज होता है क्या? चैप्टर वेप्टर नहीं चेंज होता, सवालों का टाइप चेंज होता है। और पीसीएस में किस पीसीएस? बस आईएएस वाला ही है। आईएएस की तरह मत सोचो, तुम क्रिटिकल सोचना सीखो, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, किसी चीज के गुण दोष समझना, उसके पक्ष विपक्ष समझना, इस तरह सोचो, वही तुम्हारे लिए काफी है। लिए आईएएस बनने के लिए जो सबसे जरूरी विकास है वो बौद्धिक विकास है। और बौद्धिक विकास का मतलब हमारे सोचने की क्षमता बढ़ाना। तो तुम आईएएस कैसे सोचिए मत सोचो, तुम ये सोचो तुम बौद्धिक क्षमता अपनी कैसे बढ़ाओगे। और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए तुमको सही गलत समझना, किस चीज के एनालिसिस करना, ओपिनियन बनाना, डिसीजन लेना, इस तरह की बातों पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब मैंने तब से जो कमेंट के पास होती है, स्लाइड नहीं दिखती जो कमेंट के पास होती है, इतनी देर बाद हमें तुमने जवाब दिया यार, कमेंट के पास कौन सी स्लाइड होती है तो मुझे पता नहीं है। चलिए खैर, अब आइए आगे बढ़िए। आपको जो स्लाइड मेरे ख्याल से मिल भी जाती होगी पीडीएफ में, उससे देख लिया कीजिए, बहुत छोटा इशू था, इतनी देर में रुका रहा उसके लिए। पहला भाग गांधी में देख रहे हैं। गांधी के अनुसार नैतिकता का सार, नैतिकता का सार, कांत के अनुसार नैतिकता का सार सार्वभौमिकता में, रॉल्स के अनुसार नैतिकता का सार न्याय में। ना, दो चीज पहले पढ़ चुके हो। न्याय नहीं, कांत के अनुसार नैतिकता का सार सार्वभौमिकता में था, और भी सूत्र थे लेकिन मैंने सार्वभौमिकता को चुन लिया, एक सूत्र को चुन लिया महत्वपूर्ण मान के। रॉल्स के अनुसार नैतिकता का सार न्याय है, जो न्याय है वही नैतिक है। कांत का जो सार्वभौमिक है वही नैतिक है। तो गांधी के अनुसार नैतिकता का सार बराबर सत्य। तो 3 परिणाम निरपेक्षतावादी दार्शनिक आप पढ़ रहे हैं, या 3 को पढ़ेंगे, 2 को पढ़ चुके, 1 को पढ़ने जा रहे हैं। एक में नैतिकता सार्वभौमिकता से जुड़ती है, जो सार्वभौमिक है वो नैतिक है। दूसरे में नैतिकता में जो न्याय है वो नैतिक है। तीसरे के हिसाब से जो सत्य है वो नैतिक है। नैतिकता का सार किसमें है? सत्य। तो हमारे सामने जैसे रॉल्स में हमने कहा था कि जो न्याय है वो नैतिक है, तो हम पहचानने निकले थे कि न्याय को पहचानेंगे कैसे। कांत में कहा था जो सार्वभौमिक है नैतिक है, तो पता लगाने की कोशिश की सार्वभौमिक को पहचानते कैसे। फिर सूत्र लिखा था जो तुम अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए करो, वो सार्वभौमिक होता है। वैसे गांधी में अगर गांधी कह रहे हैं कि नैतिकता का सार बराबर सत्य, तो हमारा सवाल क्या उठा? हमारा सवाल होगा, ऐसे में प्रश्न होगा कि सत्य क्या होता है। सत्य की
पहचान कैसे होगी? सत्य क्या होता है? सत्य की पहचान कैसे होगी? सत्य की पहचान में बाधा क्या है? क्योंकि नैतिकता में सबसे बड़ा संकट आपने क्या देखा है? लोग नैतिक क्या है पहचान ही नहीं पाते। आप पहचान ही नहीं पाए थे कि अपने दोस्त को पकड़वाना है। बहुत सारी लड़कियां पहचान नहीं पा रही बुर्का नहीं पहनना है। बहुत सारी स्त्रियां पहचान नहीं पा रही कि सिंदूर पेट्रियार्कल है, करवा चौथ पे तो सत्तात्मक है। तो कई बार हम संस्कृति को नैतिक मान बैठे हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्त्रियां मानती थी सती प्रथा भी नैतिक है, जौहर कर लेती थी। तो नैतिकता पहचानने की दिक्कत है एक। तो गांधी में भी दिक्कत आएगी। गांधी अगर कहेंगे सत्य नैतिक है, तो दुनिया का हर आदमी को लगता है कि सत्य के साथ ही है। कहा था आपको, आतंकवादी को भी लगता है सत्य के साथ है। तो नैतिकता जुड़ी है सत्य से, लेकिन अगर आतंकवादी को भी लगता है कि सत्य के साथ है, तो इसका मतलब सत्य को पहचानना सबके बस की बात नहीं। तो आखिर सत्य में को पहचानने में बाधा क्या है? कौन सत्य पहचान पाएगा? कैसे पहचान पाएगा? इसका गांधी को कोई फार्मूला बताना पड़ेगा। जैसे रॉस ने बताया, सत्य का लक्षण क्या होता है बताना पड़ेगा, जिससे हम पता कर सकें कि आतंकवादी जिस बात को सत्य मान रहा है सत्य है कि नहीं है। उसमें अगर सत्य का लक्षण नहीं मिलेगा तो सत्य नहीं है। कांत के पास जाते हो, कहते कि आतंकवादी जो कह रहा है वो नैतिक है कि नहीं? कांत कह देता कि आतंकवादी जैसे मानता है कि मेरे धर्म का पालन सबको करना चाहिए, ये मानता है ना, क्या इसी तरह से मानेगा कि दूसरे का धर्म का पालन भी उसको करना चाहिए? जब कहेगा नहीं हम तो दूसरे धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो आप भी दूसरे से अपने धर्म का पालन नहीं करवा सकते। इसका मतलब आपकी बात सार्वभौमिक नहीं है। तो कांत कह देता कि आतंकी जो कह रहा है कि इस्लाम या हिंदू धर्म की व्याख्या नैतिक है, सब इस्लाम को स्वीकार कर ले, सब हिंदू बन जाए, अगर कोई कह रहा है ऐसा तो गलत है। तुम अगर दूसरे को मुसलमान बनाना चाहते हो, तुम दूसरे को हिंदू बनाना चाहते हो, तो क्या उसी तरह से तुम भी हिंदू मुसलमान बन जाओगे? तुम किसी दूसरे का धर्म चुनना नहीं चाहते, लेकिन चाहते दूसरा तुम्हारा चुन ले, तो सार्वभौमिक बात नहीं हुई। कांत कह देता है नैतिक है। आतंकवादी चाहता है दूसरे को डरा धमका के अपनी बात मनवा ले। कांत कहेगा आतंकवादी भी क्या इसको मानेगा कि उसको भी डरा धमका के दूसरे की बात मनवा ली जाए। उससे अगर आतंकवादी कहेगा मुझे डरा धमकाया ना जाए, तो तुम भी डरा धमका नहीं सकते हो। तो कांत को बता देता कि आतंकी जो बात कह रहा है कि ये नैतिक है मेरी बात, वो नैतिक नहीं, क्योंकि उसी बात को आतंकी सार्वभौमिक मानने के लिए तैयार नहीं होगा। राज भी बता देगा। गांधी इससे अगर हम पता करना चाहें तो कैसे पता करें? ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग अपना अलग अलग सत्य मान के बैठे हुए हैं। तो फिर तो मैंने कहा ना, फिर तो आतंकी भी अपना सत्य अलग मान के बैठा होगा, व्यवसायी अपना सत्य मान के अलग बैठा होगा, सांस्कृतिक कुरीति का शिकार आदमी अपना सत्य मान के अलग बैठा होगा। जब सब सत्य अपना मान के बैठे ही होंगे, तो फिर नैतिक संकट का समाधान कहां होगा? नैतिकता तो दुविधा का हल करने के लिए आई, इससे तो दुविधा बनेगी। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए, अब कोई दूसरे की बात मानने की तैयारी नहीं, तो दुविधा हल कहां होगी? दुविधा तो तब हल होगी जब हम या तो दिखा दें हिंदू की बात गलत है, मुसलमान की बात गलत है। दुविधा तब हल होगी। ठीक है, तो जरा देखिए सत्य की पहचान में बाधा क्या है, और इसी से जुड़ा होगा सत्य की पहचान कौन कर पाएगा। ये जो सवाल है, इन सवालों का हल अगर हमको मिल जाए तो हम पहले भाग को कंप्लीट कर लेंगे कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे होगी। क्योंकि गांधी ने नैतिक अनैतिक को जोड़ दिया सत्य असत्य से। तो अगर सत्य की पहचान हो जाए तो नैतिक की पहचान हो जाएगी। उसी सत्य की पहचान करने की हमको बहुत सारी बात जाननी पड़ेगी कि सत्य होता क्या है, सत्य की विशेषता क्या होती है, सत्य को पहचानने में बाधा क्या है, सत्य को कौन पहचान सकता है। ये सारे सवाल हल हो जाए तो उसी से कोई फार्मूला निकल आएगा। जैसे रॉस में निकला था न्यूनतम क्षति वाला, वैसा फार्मूला जो निकलेगा उसी फार्मूले को अप्लाई करके हम कह देंगे कि इसी को केस स्टडी में हल करके हम जान लेंगे क्या सच है और क्या गलत है। तो चलिए जरा देखते हैं। हमारे सामने जो पहली बात आ रही है वो क्या है? यह है सत्य, जिसको गांधी ने कह दिया है कि यही है नैतिक। हमको जानना है इसकी, इस सत्य की विशेषताएं, जानना है सत्य में बाधाएं, जानना है सत्य की पहचान कैसे होगी, जानना है सत्य को कौन पहचान सकता है। ये बहुत सारी चीजें हमको जाननी है। तो शुरू करते हैं गांधी के हिसाब से सत्य की विशेषता क्या है, क्या है ट्रुथ। अब गांधी ने उसका ऑन्टोलॉजिकल और मेटाफिजिकल मायने बताया, मैं उसमें जार्गन में नहीं जा रहा हूं, उसको समझाने में नहीं जा रहा हूं गांधी ने सत्य को कैसे पहचाना। लेकिन मैं आपको कुछ सामान्य बात बताता हूं जो गांधी के हिसाब से आप समझ पाएंगे। गांधी कहते हैं कि देखो जो सत्य है इसकी विशेषताएं कुछ इस तरह की हैं। कैसी है? पहली विशेषता गांधी कहते हैं कि सच जो होगा यह होगा अपरिवर्तनशील, अनश्वर। सच नष्ट नहीं होगा, सच वो है जो हमेशा बना रहे। जैसे गणित में 2 धन 2 बराबर 4, ये सच है। किसके लिए सच है? सबके लिए सच है। आज सच है, कल भी सच रहेगा। तो जैसे सच गणित में होता है जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, हिंदू से पूछो तो भी कहता है 2 धन 2 4, मुसलमान से पूछो तो भी कहता है 2 धन 2 4, आतंकवादी से पूछो भी कहता है 2 धन 2 4, लिबरल आदमी से पूछो भी कहता है 2 धन 2 4, कट्टर आदमी से पूछो भी कहता है 2 धन 2 4।
सांस्कृतिक रूढ़ि का शिकार आदमी पूछो भी कहता है 2 धन 2 बराबर 4, ऐसा उत्तर आ रहा है 1। तो क्या है? सत्य सभी के लिए एक होगा, अपरिवर्तनशील होगा, अनश्वर होगा, एक होगा। इसे कई बार गांधी सच को जोड़ देते, कहते हैं जैसे लोग मानते हैं ना ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, वैसे सच भी एक है। इसलिए गांधी कह देते हैं कि सत्य क्या है? सत्य ईश्वर की तरह एक है। इसलिए गांधी में तुम सुनते होगे कि अक्सर वो कहते हैं सत्य बराबर ईश्वर, ईश्वर बराबर सत्य। उसका मतलब ये होता है गांधी में जैसे ईश्वर मरता नहीं, ईश्वर मरता नहीं ना, वैसे गांधी कहते हैं सच भी नहीं मरता। जो जो विशेषता ईश्वर की सब सच की है, इसलिए गांधी ईश्वर सत्य को एक जोड़ देते हैं। ईश्वर मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, सच भी नहीं मरता। ईश्वर बदलता नहीं, सच भी नहीं बदलता। ईश्वर पूरी दुनिया के लिए एक है, ठीक है, उसको आप अल्लाह भगवान जिस नाम से पुकारें, नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है एक। गांधी कहते हैं वैसे सत्य भी सभी के लिए एक है। तो गांधी कह रहे हैं जो चीज देश काल परिस्थिति में समान बनी रहे, सबके लिए एक हो, अपरिवर्तनशील हो, नष्ट ना हो, वो सच है। तो अब ये जो सच की विशेषताएं हैं, इसको बताने के बाद गांधी ये पता लगाना चाहते हैं कि आज तो हमारी दुनिया में ऐसा नहीं है। आज तो क्या हो गया है? अंग्रेज कहते हैं कि हमारा सच है, भारतीयों पर शासन करेंगे। अब भारतीय कहते हैं हमको आजादी चाहिए, अंग्रेज भाग जाए। दोनों का सच अलग अलग है। तो अंग्रेजों का सच सही है कि भारतीयों का? कैसे पता करें? अंग्रेज कहते थे कि भारत के लोग सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य नहीं है, हम उनको सभ्य बनाने आए हैं। अब ये थोड़ा दावा करते थे कि हम अंग्रेजों को, अंग्रेज दावा नहीं करते थे हमने भारत को गुलाम बना लिया है। वो कहते थे हम भारतीयों पर शासन करेंगे क्योंकि भारतीय संविधान बनाना नहीं जानते, कानून बनाना नहीं जानते, लोकतंत्र नहीं जानते, इनका समाज पिछड़ा है। हम इनको सच सिखाने आए हैं, ये रूढ़ियों में घिरा समाज है। भारतीय कहते थे नहीं, तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हो, गुलामी हमारे ऊपर थोप दी है, तुम भागो यहां से। कैसे पता करें अंग्रेजों का सच सही है या भारतीयों का? किस सच को हम माने कि वो अनश्वर है, किसका सच अनश्वर है? तो गांधी ने माना कि ये जो सच की विशेषताएं हैं, ऐसा सत्य जो सभी के लिए ईश्वर की तरह एक, अपरिवर्तनशील, अनश्वर, नित्य, शाश्वत है, उसको पहचानने में सबसे बड़ी बाधाएं, गांधी ने पहले बताया कौन है जो सच को नहीं पहचान सकता। गांधी ने कहा स्वार्थी चेतना इसको नहीं पहचान सकती। स्वार्थ इसमें बाधा है। स्वार्थ में क्या होता है? मैं अपना सच तुम्हारे सच से अलग बना लेता हूं, अपने फायदे के लिए सोचने लगता हूं। अपने फायदे वाली बात सबके फायदे की थोड़ी है, अपने फायदे वाली बात सबके लिए एक फायदे वाली बात से जुड़ी थोड़ी है। इसको गांधी कहते हैं स्वार्थ और सच परस्पर विरोधी है। स्वार्थ बढ़ेगा, सच घटेगा। इसलिए गांधी के अनुसार स्वार्थी आदमी सच को नहीं पहचान सकता। तो अगर आपकी चेतना में स्वार्थ आ गया तो आप नहीं पहचान पाएंगे। दूसरी बात, लालच। लालच, लालची चेतना भी सत्य को नहीं पहचान सकती। लालची आदमी अंधा हो जाता है, वो किसी ऐसे सत्य के पीछे नहीं जाता, वो भी केवल अपनी भलाई देखता है। सच तो सबकी भलाई वाला है। इसका तो आप में लालच बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा, तो गांधी कह रहे हैं आपकी सच समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी। जिस सत्य को गांधी ने उसकी विशेषताएं बताई, एक है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, सबके लिए गणित की तरह है, गांधी कह रहे हैं लालची स्वार्थी आदमी उसको नहीं पहचान सकता। तीसरी बात, कौन नहीं पहचान सकता? हिंसक चेतना भी सत्य को नहीं पहचान सकती। हिंसा में आदमी क्रोध में अंधा हो जाता है, घृणा में भर जाता है। घृणा वाला आदमी, क्रोध वाला आदमी नहीं पहचान सकता। तो गांधी ने कहा जिस तरह का सच होता है उसको वो चेतना नहीं पहचान सकती। इसमें घृणा, हिंसा, क्रोध, लालच और स्वार्थ, अगर आपकी चेतना में ये 5 बातें आ गई तो आप जिसको पहचानेंगे वो सच नहीं है। घृणा के साथ आप जिसको पहचानेंगे सच नहीं है, लालच के साथ जिसको पहचानेंगे सच नहीं है, स्वार्थ के साथ जिसको पहचानेंगे सच नहीं है, क्रोध के साथ जिसको पहचानेंगे सच नहीं है। तो ये चीजें क्या है? ये बाधा है सच में। क्रोध, घृणा, हिंसा, लालच, स्वार्थ, ये क्या है? सत्य में बाधक है। इसी आधार पर गांधी कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज भारत में लालच के कारण आए। लालच के कारण आए थे ना, हिंसा कर रहे हैं हमारे साथ, इसका तो वो जो बात कह रहे हैं उसको हम सच नहीं मानेंगे। जब भी कोई आदमी लालच से बात करेगा, स्वार्थ से बात करेगा, तो उसकी बात सत्य नहीं होगी। तो गांधी के अनुसार वो चेतना, ये चेतना है, जिस राज में थी चेतना ना, समाहित चेतना थी और भार रहित चेतना थी। भार रहित चेतना नैतिकता को पहचान पाती थी,
वैसे गांधी में उसकी जगह स्वार्थी, लालची, हिंसक, घृणा, क्रोध वाली चेतना है, जो सच को नहीं पहचान पाएगी। और सच को नहीं पहचान पाएगी तो नैतिक क्या है, नैतिक क्या नहीं पहचान पाएगी। आगे चल के गांधी दिखाएंगे। बाजारवाद, पूंजीवाद हमारी चेतना को यही बना रहा है। बाजारवाद, पूंजीवाद बढ़ रहा है, आदमी का लालच बढ़ रहा है, आदमी स्वार्थी हो रहा है, व्यक्तिवादी हो रहा है, अपने लालच के कारण हिंसक हो रहा है, और ऐसे आदमी में सच समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो दूसरी चेतना कौन सी है? दूसरी चेतना होगी इससे विपरीत बिल्कुल, जिसको गांधी कहते हैं स्वराजी चेतना। ये सत्य को पहचानेगी। तो क्या है स्वराजी चेतना? अगर हम इसको जान लें तो दो तरह की चेतना गांधी में भी, जैसे रॉल्स में थी दो तरह की चेतना, वैसे गांधी में भी दो तरह की चेतना है। एक चेतना है जिससे क्या हो गया, इससे सत्य समाप्त। इसका गांधी मानते दुनिया में लालच जितना बढ़ेगा, स्वार्थ जितना बढ़ेगा, सच उतना खत्म होता जाएगा। स्वार्थ लालच जितना घटेगा, सच उतना बढ़ जाएगा। मनुष्य में लालच स्वार्थ बढ़ा दोगे, सच घटेगा। लालच स्वार्थ कम कर दोगे, सच बढ़ेगा। सत्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परार्थ। दूसरे के लिए काम करोगे, सच की तरफ जाओगे। अपने लिए सच्ची सोचोगे, सच से दूर जाओगे। लालच त्याग दोगे, सच की तरफ चले जाओगे। इसलिए क्या कहते थे भारत में, अगर गौतम बुद्ध को सत्य जानना था कि सत्य क्या है, तो राजमहल में रहकर ढूंढा उपभोक्तावाद के साथ, या राजमहल छोड़ के अपना लालच स्वार्थ सब छोड़ के ढूंढा? बुद्ध ने क्या किया? परिवार, पत्नी, बच्चा त्याग के सत्य खोजा। भारत में परंपरा थी। ऋषि मुनि जिनको सत्य खोजना होता था क्या करते थे? हिमालय में चले जाते, तपस्या करते थे, संन्यास लेते थे। संन्यास मतलब लालच छोड़ दिया, स्वार्थ छोड़ दिया, अब सच खोजेंगे। तो गांधी मानते हैं इंसान में, अगर इसका नहीं सब सन्यासी बन जाओ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। गांधी के हिसाब से सच पहचानने की क्षमता चेतना में होती है। चेतना जितना वस्तुओं के पीछे भागेगी उतना सच नहीं समझ पाएगी, क्योंकि लालची हो रही है। तुमको चाहिए घर, तुमको चाहिए मकान, तुमको चाहिए गाड़ी, तुमको चाहिए बाजार से चीजें, पैसा, बनोगे घूसखोर, सच नहीं पहचान पाओगे। तो गांधी ने माना कि ये जो सच समाप्त हो रहा है, किससे समाप्त हो रहा है? ये उपभोक्तावाद से, असीमित इच्छा से। मनुष्य की डिजायर बढ़ती जा रही है। हमारे अंदर से इच्छा रूपी राक्षस पैदा हुआ जो खत्म ही नहीं हो रहा है। इच्छा खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही, और ये बढ़ती चली जा रही, लालच बढ़ता चला जा रहा है। एक घूसखोर अधिकारी 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमा लेता, तब भी उसका पेट नहीं भरता है। और पेट नहीं भरता तो ऐसा अधिकारी सच के साथ नहीं खड़ा होता, जाता है सिविल सेवा में, सेवा नहीं करता, मेवा खाता है। समझ नहीं? तो गांधी के अनुसार उपभोक्तावाद बढ़ेगा, असीमित इच्छा पैदा होगी, तो सच खत्म हो जाएगा। और दूसरा कौन सी चेतना है? तो एक चेतना कौन सी है? उपभोक्तावादी चेतना। कौन सी है? भौतिकतावादी चेतना। कौन सी है? इच्छाओं के पीछे भागने वाली चेतना। यह है गांधी के हिसाब से स्वार्थी, लालची, हिंसक। और इसमें क्या होता है? इसमें सत्य समाप्त हो जाता है। और दूसरी चेतना है स्वराजी चेतना। इच्छाओं पर, स्वराज मतलब गांधी में इच्छा पर नियंत्रण, स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन। मेरी जो चेतना है वो मेरी जो इच्छाएं हैं बाहर से पैदा की जाए उन पर शासन करेगी। इच्छाओं पर नियंत्रण को गांधी स्वराज कहते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण वाली चेतना, अगर इसने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया तो क्या हो गया? लालच पर नियंत्रण। लालच पर नियंत्रण हो गया तो स्वार्थ पर नियंत्रण। और जो लालची नहीं रह गया, स्वार्थी नहीं रह गया, गांधी पैदा कहते हैं इसमें पैदा होगी अंतरात्मा की आवाज वाली चेतना, और इससे आएगा सत्य। तो जैसे जॉन रॉल्स में समाहित आत्म, एम्बेडेड सेल्फ और अनइनकम्बर्ड सेल्फ था, भाररहित चेतना थी, वैसे गांधी में एक उपभोक्तावादी, भौतिकतावादी चेतना है जो खूब उपभोग करना चाहती है, सुख के पीछे भाग रही है। सुख के पीछे भागते भागते धीरे धीरे इसने सच को छोड़ दिया है। इधर तुम ज्यादा बढ़ोगे तो सच खत्म होता जाएगा, इधर जाओगे अपने जीवन की जरूरतें सीमित करोगे, लालच स्वार्थ को नियंत्रित करोगे, तो तुम्हारा लालच नहीं है कुछ, तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर जो अंतरात्मा से आएगा वही कहोगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमको अगली क्लास में सीखना होगा। मैंने बैकग्राउंड बना दिया है। गांधी में पहला कॉन्सेप्ट स्वराज है। अगली क्लास में सीखेंगे गांधी इसी स्वराज की व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को, गांधी ने कहा नहीं, मैं समझा रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को कांत रॉल से सच पहचानना सिखा दोगे, लेकिन ये सच के पीछे जाएंगे नहीं। सच के पीछे किसी आदमी को ले जाना है, ना सिर्फ नैतिकता जाने बल्कि नैतिक बने भी, उसके लिए उसको स्वराजी बनाना पड़ेगा। अन्यथा गांधी मानते पश्चिमी नैतिकता की समस्या है। पश्चिम में नैतिकता के सिद्धांत है, सूत्र हैं, उनको पढ़ के कोई पहचान लेता है क्या नैतिक है, लेकिन वो नैतिकता का पालन नहीं करता। कांत पढ़ने वाले इस कक्षा के सारे विद्यार्थी जब इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई घायल होगा तो जान नहीं बचाएंगे उसकी, वो कांत से केवल सवाल ही करेंगे यूपीएससी का। गांधी कह रहे हैं नैतिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम जान तो गए लेकिन वो करेंगे नहीं। गांधी के अनुसार नैतिकता ऐसी होनी चाहिए इसमें जानने वाला आदमी वही करे भी। और कब करेगा? जब उसकी चेतना को बदल दिया जाएगा, उसकी चेतना सच वाली चेतना बन जाएगी। तो गांधी कहते हैं सच वाली चेतना कौन सी है? अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज से जो चलेगा वो सच को जानेगा भी, सच करेगा भी। और जो लालची स्वार्थी हो गया है, सच जान लेगा, ये यूपीएससी में आंसर लिख भी देगा, लेकिन ये नैतिक बनेगा नहीं। इसी बात को हम अगली क्लास में
आगे बढ़ाएंगे। कल जब मिलेंगे इससे आगे तो इससे आगे की बातचीत करेंगे। आज यहीं तक। शुक्रिया, धन्यवाद।